माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है मेरी माँ। बेटा बड़ी ही बेदर्दी से तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर माँ को मंदिर में छोड़कर भाग गया। तभी माँ की किस्मत ऐसी चमकी कि उसके माँ के हाथों ही पुरस्कार मिलते देख बेटा हैरान रह गया। आखिर उस माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था? अपने बेटे को पुरस्कार देते हुए नजर आई और यह सब देखकर वह अवाक रह गया। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह इसी शहर की लग रही थी। वह किसी अच्छे घर की नजर आ रही थी, पर अब वह फटे कपड़े और एक जैकेट लिए वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 16वां दिन था। मंदिर में जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ता था या कभी कोई राहगीर उसे जो खाना पकड़ा देता था, उसी से उसका गुजारा हो जाता था। राकेश घुमक्करी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेला ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी जहां तहां प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए घूमता रहता था। राकेश के मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों राकेश MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अब राकेश के आगे पीछे कोई नहीं था। इस कारण थोड़ा स्वच्छंद प्रकृति का होने के कारण वह प्रकृति दृश्यों का आनंद लेता यहाँ वहाँ घूमता फिरता था। राकेश का MBA फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सप्ताह छुट्टी के शनिवार और इतवार को वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में बिता देता था। आज वह उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। भैरवनाथ के मंदिर पर आकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद उसका मन हर बुरी स्त्रियों में अपनी दादी को ही खोजता था। वह बड़ी स्नेह से उस बुढ़िया को देख रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, लो मेरा बिस्किट खा लो। बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राकेश ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले जरूर मैं मथुरा में रहती थी, वहां मेरा अपना एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मैं अपने बहू की आंख का कांटा बन गई। एक रोज मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मा चलो हम लोग तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। हम लोग ट्रेन से उतरे और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कहकर चला गया कि अम्मा मैं अभी कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ और 2 घंटे में आऊंगा। आज 16 दिन हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, पर ना तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ भगवान भैरवनाथ के शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते हुए बुढ़िया की आंखें नम हो गई। राकेश के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ दोनों एक साथ उतर आए और राकेश की आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। राकेश माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था।
उसे माता पिता के बिना घर खाने को दौड़ता था, इसीलिए वह घर में कदम भी नहीं रखता था और घर में ज्यादा नहीं रहता था और अपना दुख दर्द घूम घूम कर कम करने की कोशिश करता था। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या मेरे साथ आप मेरे घर चलोगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून अपना बेटा जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर, मैं यही भगवान भैरवनाथ की शरण में अपना जीवन शेष गुजार लूंगी। राकेश ने कहा, अम्मा मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए और अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपकी स्वकला और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत तो नजर आएगी आपसे, अगर बन सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना, आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए माँ और दादी की एक छाया। अम्मा ने कहा, बेटा यह तुम्हें 2 मिनट का मोह लग रहा है, 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना मैं यही भली हूँ भगवान भैरवनाथ के शरण में। अम्मा किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत प्यारी थी और मेरे पापा मम्मी भी दादी को बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आज आप में अपने दादी की छवि देखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए राकेश बोला। अम्मा का गला अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए, वह कुछ न बोल सके। राकेश ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। अम्मा ने विश्वास से राकेश की तरफ देखा। उन्हें लगा शायद भैरव बाबा ने ही राकेश के मन में मेरे लिए एक संवेदना डाल दी है। राकेश ने अम्मा को मोटरसाइकिल पर बैठाया और बिना उदयगिरी की गुफाओं देखे हुए ही वापस घर चला गया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। राकेश अब नियमित तौर पर समय से घर आता है। अम्मा जी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती है और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख देती है। सुबह राकेश को उठने से पहले अम्मा जी भगवान जी की पूजा कर लेती है और राकेश का नाश्ता और खाना पीना बनाकर रख देती है। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो राकेश को दादी और माँ का सच्चा प्यार दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। यही उन्हें बाबा भैरव की देन है। अब राकेश की लाइफ ढंग से सेटल हो गई। राकेश रात को काफी देर से सोया था। जब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था तब अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक राकेश ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा कि उसकी मां आकर उसे दुलार कर जगा रही है। दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब उसके चेहरे पर उसने महसूस किया तो उसने आंखें खोली। सामने देखा तो बूढ़ी अम्मा पूजा करके आने के बाद अपने गीले हाथों और फूलों की खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बाल को सहला रही थी, जैसे उसकी मां आकर उसे दुलार कर जगा रही है। राकेश ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से चूमकर फिर उसे माथे पर लगा लिया। उसका हाथ अपने आप अम्मा के पैरों को जा पहुंचा। अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर पहुंच गए। आंखें बंद कर और बुदबुदाकर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है।
राकेश बोला, अम्मा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है। ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है। आप तैयार रहिएगा बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने सही राह चुनी है। समय के साथ साथ यही छोटी फैक्ट्री ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। और विश्वास है कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा के नए दीपक जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुए थे, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही थी। राकेश अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था। राकेश दिनों दिन व्यस्त होता जा रहा था। अम्मा ने उसे एक दिन कहा, बेटा सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की जरूरत है। क्यों न किसी एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारा ब्याह करा दिया जाए। अरे हाँ अम्मा, जीवन की व्यस्तता में और भागम भाग में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर लिया जाए। राकेश की निगाहों में तुरंत गीता की तस्वीर उभर आई। गीता उसके मामा की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरा करने के बाद उसी शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। राकेश से उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। उसका स्वभाव और शालीनता राकेश को बहुत अच्छा लगता था। अम्मा और राकेश गीता के घर गए और शादी का प्रस्ताव दिया। गीता के पापा ने तुरंत हाँ कर दी और गीता दुल्हन बनकर अगले महीने ही राकेश के घर आ गई। राकेश जितना प्यार अम्मा जी को करता था, गीता अम्मा जी के गुणों से और उनके स्नेह से उनसे भी कहीं ज्यादा प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया। न जाने कैसे अम्मा जी उसकी हर दिल की बात जान लेती थी और उसकी हर चाहत उसके कहे बिना पूरी कर देती थी। समय बीतता गया और राकेश के घर में एक बेटा गीत और एक बेटी सरगम, 2 फूलों की तरह खुशियां बिखरने लगे। हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राकेश और गीता नहीं, अभी तो गीत और सरगम हो गए। अम्मा जी का बिस्तर अब गीत और सरगम के कमरे में लग गया था। बच्चों के दोपहर का खाना बिना दादी माँ के हो यह संभव नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को अवश्य अपने साथ ले जाते। गीता राकेश भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। उन्हें गीता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था। इस वजह से उसका उद्योग साम्राज्य अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी मुख्य नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा अमित, जो उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतारकर भैरवनाथ जी के मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपनी निष्पाप और निपराध मां के साथ किया गया व्यवहार उसे याद आ रहा था। हर एक पल बिच्छू की तरह तंज देता था। अपने गृह कलेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन जीने की चाह में उसने मां को छोड़ दिया। उसने मां को तो छोड़ दिया था, पर उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से साझा भी नहीं कर पाता। अब घर में उसकी पत्नी का एक छत्र राज था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसकी इच्छा अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी को निकालकर अन्यत्र उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा।
और घाटे में जाने के कारण अंततः एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। अमित की दुकान बंद करने के बाद की कुछ दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे। अब अमित को और उसकी पत्नी को दाल आटे का भाव पता चलने लगा और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगा दी और इस तरह से अमित की गाड़ी फिर से चल निकली। अब तक अमित के 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद अमित अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया। अमित की कंपनी में स्थापना के सालगिरह का वार्षिक उत्सव था। सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। अमित मेहनती तो था, योग्य भी था, उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। वह पहली बार था जब मथुरा के एम्प्लॉयज अपने मालिक, अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उसकी फैक्ट्री में और उसकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से, अम्मा जी की प्रेरणा से है। मैं पुरस्कार वितरित करने का सही अधिकारी नहीं हूं। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वह आएं और अपने हाथों से हमारे सभी प्रतिभागी को पुरस्कार वितरित करें। अम्मा जी स्टेज पर आई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आ गई। अनाउंसर ने प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गई। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, अमित प्रजापति। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आ गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका ही बेटा था अमित प्रजापति, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर विदिशा के भैरव मंदिर में बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था। एक बार फिर उसे अपनी मां का ख्याल भी नहीं आया था। शायद तड़प तड़प कर मर गई होती मैं, यदि मेरा बेटा राकेश मुझे ना ले जाता। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही है। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने हाथ को संभाला। अम्मा जी ने अपरिचित की तरह अमित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अमित ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी। देखते ही उसके होश उड़ गए, पसीने छूट गए थे उसके। वह मां के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन उसकी मां है। अमित ने हाथ जोड़कर मां से माफी मांगी और कहा, मां चलो घर चलना है। कैसी मां? कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका जिस दिन मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़कर आया था। आज के बाद न मैं तुम्हारी मां और न ही तुम मेरे बेटे हो। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अमित माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी तरफ अम्मा ने देखा तक नहीं और कुछ समय पश्चात मुंह मोड़कर वापस राकेश के साथ चली गई। अमित प्रजापति अपनी मां का लाडला था, लेकिन अपनी पत्नी के मोह में आकर, अपनी पत्नी के माया जाल में पड़कर उसने अपने मां के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसकी मां उसकी आंखों में खटकने लगी। अपने पत्नी के झूठे प्रेम में पड़कर उसने अपनी मां का अपमान किया।
उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। उस दिन उसने अपनी माँ को जोर से एक थप्पड़ मारा था, जो कि उसकी माँ कभी नहीं भूल सकती। यह बात आज अमित को कचोट रही थी कि उसने अपने माँ पर हाथ क्यों उठाया। उसने तीर्थ यात्रा जाने के बहाने अपनी माँ को स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर चला आया। माँ को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद अमित एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटता रहा। आज वही जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसी फैक्ट्री की मालकिन उसकी माँ थी। आज उसी माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो वह बहुत ही चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और अपने पाप कर्मों के कारण उसके दिल में बड़ा घाव हो गया। उसे हर पल अपनी माँ की याद आती। अपनी करतूत उसे हमेशा झकझोरती रहती और नासूर बनकर उसे चोट पहुंचाती। वह अपनी दुख को न तो अपनी पत्नी से साझा कर सकता था और न ही दोस्तों से। वह इतवार का दिन था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। अमित अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से राधा गोपाल जी के पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया। जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए पाप के लिए हंस रहे हैं। घबरा कर उसने आंख खोली और पूजा पाठ करके मंदिर से घर की ओर स्कूटर लेकर लौट रहे अमित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी मां को असहाय छोड़ने के कुकर्म से इतनी व्यतीत हो गए कि उसे सामने आता हुआ बस दिखाई नहीं दिया। तेज धमाके के साथ स्कूटर टकराया और जया और अमित बस में उलझे हुए स्कूटर के साथ घसीटते हुए चले गए। अंत में बस का पहिया अमित के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और उसके सिर का कचूमर निकल गया तथा अमित के पत्नी का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दबकर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। जब होश आया तो जया दहाड़े मारकर रोने लगी। घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए अब कोई नहीं था। जया के मायके से उसका भाई जितेंद्र आया। उसका भाई अपनी बहन के पास रहकर और बहाना बनाकर घर वापस लौट गया। अमित के दोस्त भूषण ने, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, सारे घटनाक्रम की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपनी मालिक डायरेक्टर राकेश को दी। जब राकेश फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो अम्माजी वही टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। अमित प्रजापति का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने राकेश से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो राकेश ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉई जिसका नाम अमित प्रजापति था, आज उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर अम्मा जी रोने लगी। अम्मा जी को रोता हुआ देखकर राकेश ने अम्मा जी से उसका कारण पूछा तो अम्मा जी ने सभी बातें बताई। वह तो उसका बेटा है। यह सुनकर राकेश ने कहा, अम्मा जी, जिसकी जैसी करनी उसके सामने उसने जैसा किया था वैसा फल उसे भोगने को मिला। लेकिन अम्मा जी का दिल कचोट रहा था उसके बच्चों के लिए। वे बच्चे तो अनाथ हो गए थे। उसकी पत्नी के हाथ पैर कट चुके थे। इसलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़ा सा अपने बहू से मिलकर आती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। अम्मा जी के रोते हुए चेहरे को देखकर राकेश ने हामी भर दी और उसने ढेर सारे पैसे देकर अम्मा जी को विदा किया। अम्मा जी अपने बहू के पास गई। उनकी बहू हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अम्मा जी ने अपने बहू का खूब सेवा किया, उसके बच्चों को संभाला, फिर से दुकान को खड़ा किया। जो पैसे राकेश ने दिया था उन पैसों से दुकान को फिर से खड़ा किया और दुकान चल पड़ा। इस तरह राकेश ने भी अम्मा जी की खूब मदद की।
अम्मा जी की कड़ी मेहनत और राकेश के पैसे के बलबूते अमित का कारोबार चमक गया। अम्मा जी ने फिर से पूरा गृहस्थी व्यवस्थित कर दिया और जब उनकी बहू हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आती है तो उसने अपने अम्मा जी से माफी मांगी। अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा, अम्मा जी, जिसको मैंने घर से निकाला वही मेरे लिए आज लक्ष्मी बनकर आई हैं। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपका निरादर किया, आपके बेटे से ही आपको मरवाया, आपको पिटवाया और आपको छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उसी की सजा आज मुझे मिली। मेरा पति मर गया और मैं हाथ पांव से लूली लंगड़ी हो गई। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा ने अपनी बहू को माफ कर दिया और अपने नाती पोतों को खूब दुलार किया। कुछ दिन वहां रहने के बाद अम्मा जी ने कहा, बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। अब तुम 3 पहिए पर बैठकर अपने गृहस्थी को संभाल सकती हो। तुम्हारा दुकान भी अच्छे से चल पड़ा है। अब मेरा काम खत्म हुआ। अब मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे राकेश के पास जाना चाहिए। यह कहकर अम्मा अपना सूटकेस तैयार करने लगी, लेकिन उनकी बहू जया ने उन्हें जाने से रोकना चाहा। अम्मा जी ने कहा, बेटा मेरे लिए जान देता है, वही मेरा बेटा है। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। कितना भी कहने मनाने के बाद अम्मा जी नहीं रुकी और अपना उद्देश्य पूर्ण करके वहां से निकल पड़ी और अपने मुंह बोले बेटे राकेश के घर चली आती हैं। राकेश अपनी मां को पाकर बहुत खुश था। राकेश अम्मा जी, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। राकेश के बच्चे अपने दादी को खूब प्यार करते थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। प्रिय दर्शक बंधु, इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर माँ बाप का किसी ने अपमान किया तो उसे उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।